हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और आज के इस करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। 1 अगस्त है आज, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बन गए हैं 1 अगस्त को? भारतीय नौसेना के भी नए उप प्रमुख बने हैं, तो कौन है? भारतीय रिफाइनरी कंपनियों ने किस देश से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया है अमेरिका की धमकी के बाद? किस पड़ोसी देश ने सैन्य तख्ता पलट के बाद से जो लागू था करीब 3 साल से आपातकाल, उसको हटा लिया है, 3-4 साल से वो ख़त्म किया है, उसके बारे में जानेंगे। प्रलय किस तरह की मिसाइल है जिसका लगातार 2 बार परीक्षण हुआ है? अभी एक दिन फिर अगले दिन। नोएडा की पहली महिला डीएम कौन बनी है? फ्रांस और ब्रिटेन के बाद फिलिस्तीन को मान्यता का ऐलान करने वाला तीसरा G7 देश कौन बन गया है? किस राज्य ने 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि अब 6 महीने और बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है? और भी कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, सब पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। एक रिमाइंडर बस लगा दूं कि अब बस जल्द ही 3 अगस्त आने वाला है और 9 बजे सुबह मैराथन वीडियो आएगा। जनवरी से लेकर जुलाई तक का टोटल मैराथन करवाऊंगा मैं, 6-7 घंटे का होगा। तो इससे पूरा इस साल का करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू को लेकर चलेंगे, फटाफट चीज़ों को बताएंगे हम आपको। ओके, तो डेट याद रखिएगा, सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर 3 अगस्त सुबह 9 बजे, और राज्यों के भी कंटेंट इसमें शामिल किए जाएंगे। तो शुरू करते हैं। और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं 1 अगस्त 2025 को? नाम क्या है उनका? नाम है उनका लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। ठीक है, क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। उन्होंने किसकी जगह ली है? तो लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य उनकी जगह ली है। इससे पहले वो थे उप प्रमुख। ओके, तो अब ये बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। ये भारतीय सैन्य अकादमी के पूर्व स्टूडेंट हैं। दिसंबर 1987 में वो कमीशन हुए थे, यानी आर्मी में उन्होंने ज्वाइन किया था। और कई सारे जो अभियान है, जैसे ऑपरेशन पवन है, मेघदूत है, रक्षक है, ऑर्किड है, इन सब में इन्होंने भाग लिया हुआ है। विदेश में भी युद्ध का इनको अनुभव है। लेबनान, श्रीलंका में जो शांति सैनिक के रूप में इन्होंने काम किया हुआ था। ठीक है, तो ये तो उप प्रमुख हो गए। और अभी चीफ कौन है, यानी प्रमुख कौन है इंडियन आर्मी के? क्या नाम है उनका? तो उनका नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के नए उप प्रमुख कौन बने हैं 1 अगस्त की सुबह? ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? आंसर को वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन, ये आप फोटोग्राफ भी देख रहे हैं। किसकी जगह ली है उन्होंने? कृष्णा स्वामीनाथन की जगह ली है उन्होंने। और कृष्णा स्वामीनाथन है, उनको अब वेस्टर्न नेवल कमांड का फ्लैग ऑफिसर इन चीफ बना दिया गया वहाँ का। तो अब ये वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ये डिप्टी चीफ हो गए हैं नौसेना के। ये इंडियन नेवी में 1988 में शामिल हुए थे, इंडियन यानी NDA के ज़रिए। ओके, और इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। नौसेना का जो पूर्वी कमान है उसके चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं। पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग के रूप में भी काम कर चुके हैं। और तोपखाना मिसाइल प्रणाली के विशेषज्ञ हैं। समुद्र और तो तटीय क्षेत्र है, भारत की सुरक्षा को लेकर उनका ज़बरदस्त अनुभव है इनके पास। ओके, अच्छा, इन्हीं के साथ अब हम बात कर लेते हैं कि अभी चीफ कौन है, इंडियन नेवी के चीफ कौन है? तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये रहा फोटोग्राफ इनका। क्या नाम है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब देने जा रहा हूँ मैं। और दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो है ना, उस पर ऑल का बटन दबाएंगे तो तमाम नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय सरकारी रिफाइनरी कंपनियों ने किस देश से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया है जुलाई अगस्त में? जुलाई के लास्ट वीक से ही। आंसर क्या होगा? रशिया। ठीक है, रूस। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये खबर है। अभी कल ही के करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है और प्लस जुर्माना लगाया है। जुर्माना क्यों लगाया? तो जुर्माना इसलिए लगाया अमेरिका ने कि भारत
वहाँ से यानी रूस से पेट्रोलियम जो ये क्रूड ऑयल है वो उसको आयात करता है। तो अभी पूरी तरह से अब भारतीय सरकारी कंपनियों ने इस पर रोक लगा दी है कि अब वो क्रूड ऑयल नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो ये चेतावनी दी गई थी ट्रंप के द्वारा, और उसके बाद माना जा रहा है कि उसी दबाव में सरकारी कंपनियों ने, सरकारी कंपनी कौन सी होगी, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गया और भी तमाम जो कंपनियां हैं वो सब। ओके, तो रशिया से जो अब तक तेल आ रहा था, रशिया मैप में देख लीजिए यहाँ पर है, तो यहाँ से समुद्री मार्ग से ये तेल भारत तक पहुँच रहा था। तो अभी तक क्या ना, भारत अपनी ज़रूरतों का 35 से 40% कच्चा तेल रूस से आयात करता था और यहाँ पर उसको रिफाइन किया जाता था, और ये बेहद डिस्काउंटेड रेट पर मिल रहा था, बहुत सस्ता। और भारत जो है ना वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, और समुद्री मार्ग से रूस के कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। पाइपलाइन के ज़रिए तो चीन है सबसे बड़ा खरीदार, चीन उसने पाइपलाइन डाली हुई है रशिया तक, वो चुपचाप खरीद लेता है, पता भी नहीं चलता है कि कितना खरीदा है। ठीक है, और रूस को इससे बहुत फ़ायदा हो रहा था। अभी उसके तेल जो है कहाँ बेचे, तो कुछ ही देश हैं, भारत जैसे, चीन जैसे, जहाँ पर वो अपना ऑयल बेच रहा है और उससे अपने राजस्व जो है ना वो अर्जित कर रहा है। यूक्रेन से युद्ध चल रहा है और बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं, तो उसकी वजह से इसकी जो आर्थिक स्थिति है वो डमाडोल सी चल रही है, और तेल बेचकर ही सस्ते में उसकी आर्थिक स्थिति बनी हुई थी। ओके, तो उस आर्थिक चोट अमेरिका ने लगाई, यूरोप ने भी लगाया है। तो अभी जो कल का 30 जुलाई को ट्रंप ने ट्वीट भी किया था, और अपने सोशल मीडिया ट्रुथ है उस पर भी लिखा था कि भाई क्या है, ये जो वॉर चल रहा है ना यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो उसको लेकर ये जो है ना पेनल्टी लगा रहे हैं, प्लस पेनल्टी फॉर एवर। क्यों? तो रूस से ऑयल ख़रीदा जा रहा है इस वजह से। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स है उसके हवाले से द हिंदू ने ये लिखा है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स ने एक सप्ताह से रूस से ऑयल नहीं खरीदा है। ठीक है, इन रिफाइनरियों को ये डर है कि नए प्रतिबंध न लग जाएं और उससे विदेश में व्यापार करना, धन जुटाना, उसमें बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, एक तरफा प्रतिबंध हो जाएगा। तो आप देखिए कि पिछले दिनों ही यूरोपीय यूनियन ने जो एक कंपनी है नायरा कंपनी है, नायरा नाम है उनका, तो उस कंपनी का जो गुजरात में एक भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है उस पर बैन लगा दिया। और इसी वजह से बैन लगाया है क्योंकि ऑयल रूस से लाया जा रहा था वहाँ पर और उसको रिफाइन किया जा रहा था। इसके अलावा रूस की कंपनी का उसमें काफ़ी कुछ स्टेक था। तो चूँकि ये प्रतिबंध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या, नायरा जो है ना उस जो रिफाइनरी है उसका ऑयल कहीं दूसरे देश में बेच नहीं सकता है। ऑयल मतलब कि रिफाइंड ऑयल, आपका डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, और जो हवाई जहाज़ में इस्तेमाल होने वाला जो एविएशन लेवल का जो फ्यूल है वो सब बेच नहीं सकता दूसरे देशों में। ठीक है, तो ये एक दिक्कत थी। अमेरिका ने बिल्कुल खुली धमकी दे दी थी 30 जुलाई को, ट्रंप ने कह दिया था कि 25% टैरिफ लगा रहे हैं और जुर्माना भी लगाएगा। इससे पहले भी धमकी दी थी 14 जुलाई को, यदि रूस और यूक्रेन के साथ कोई शांति समझौता नहीं होता है तो रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगा दिया जाएगा। अभी तो 25% प्लस जुर्माने की बात थी। ओके, तो ये न्यूज़ देख रहे हैं आप, साफ तौर पर ये दिख रहा है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले बताऊं कि इसका जो PDF है ना वो शार्प लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है। डेली का PDF फ्री होता है शार्प लर्निंग ऐप पर, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। शार्प लर्निंग ऐप गूगल प्ले पर मिल जाएगा, सर्च करिएगा तो। वैसे मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको PDF मिल जाएगा। ओके, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और अगर आप करंट अफेयर्स की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए मेंबरशिप प्लान है। एक ISPSS मेंबरशिप प्लान है जो कि UPSC स्टेट PCS लेवल का है, और दूसरा है बेसिक मेंबरशिप प्लान जो कि SSC, टीचर, रेलवे, इन सब के लेवल का है। और इसमें मिलता क्या है, आप देखिए कि पिछले 2 सालों के कंटेंट मिल जाएंगे और अगले 1 साल तक यानी 365 दिनों तक 2026 तक आपको करंट अफेयर्स का कंटेंट मिलेगा।
वीडियो मिलेगा, वीडियो वैसे जो यूट्यूब पे होता है वही वहाँ होता है, लेकिन वहाँ पीडीएफ होता है। यूट्यूब पर केवल आपको डेली का पीडीएफ फ्री मिलता है, लेकिन वहाँ आपको वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल अलग अलग तरीके। वन लाइनर अलग मिलेगा, एमसीक्यू अलग मिलेगा, एमसीक्यू नोट्स अलग मिलेंगे, टेस्ट दे सकते हैं आप करंट अफेयर्स का, वो एक इसकी खासियत है। अपनी तैयारी को रिवाइव कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी साथ में मिल जाते हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। एक और इन्फॉर्मेशन बस देना चाहता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन लेंगे कि 72nd बीपीएससी का बैच बस शुरू ही होने वाला है। 11 अगस्त से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, एडमिशन शुरू हो चुका है। बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, अभ्यर्थियों ने ज्वाइन कर लिया है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, प्री मेंस और इंटरव्यू पूरे फाउंडेशन बैच है जो अगला बीपीएससी का होने वाला एग्जामिनेशन, उसमें बहुत काम आने वाला है आपको। ठीक है, तो ज्वाइन कर सकते हैं और ये व्हाट्सएप नंबर भी है, यहाँ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, किस पड़ोसी देश ने 2021 में तख्ता पलट के बाद से लागू आपातकाल यानी इमरजेंसी 31 जुलाई 2025 को हटा लिया और चुनाव की घोषणा कर दी है? आंसर क्या होगा? म्यांमार, हमारा पड़ोसी। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप द हिंदू में। ठीक है, म्यांमार में जो जुंटा गवर्नमेंट है, जुंटा गवर्नमेंट यानी सेना की सरकार, तो उसी ने कह दिया है कि अब स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है वो उसको ख़त्म किया जाता है और इलेक्शन प्लान कर दिया जा रहा है 6 मंथ में, यानी दिसंबर तक उम्मीद ये है वहाँ पर चुनाव करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये फैसला ऐसे समय में आया है जब इस देश में गृह युद्ध बहुत ही चरम स्थिति पर पहुँच चुकी है। तो इस चीज़ को मैप के ज़रिए समझते हैं। अपना प्यारा भारत रहा ये, और इसके बगल में यानी हमारे पड़ोसी ये है म्यांमार। बात है 2020 की। उस वक्त आंग सान सू जो काफ़ी पॉपुलर लीडर हैं, दुनिया भर में भी उनका नाम है, तो उनकी जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी है उसने आम चुनाव में जीत हासिल कर ली थी बहुत बड़े पैमाने पर। और फिर क्या हुआ, वहाँ की सेना समर्थित जो यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी है उसने इसको अस्वीकार कर दिया था। चुनावी धांधली का आरोप लगाया गया और बस कुछ वक्त बाद ही यानी 1 फरवरी 2021 को इस व्यक्ति ने, यानी जो सेना का चीफ है, इसने तख्ता पलट कर दिया, वहाँ पर कू कर दिया और आपातकाल लगा दिया। ठीक है, उस वक्त जो वहाँ के राष्ट्रपति थे विन मिंट, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर के जैसे कह दीजिए स्टेट काउंसलर पद था आंग सान सू, और इसके अलावा तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था, राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद सेना का जो चीफ है ना, क्या नाम है इनका, मिएंट स्वे। ठीक है, तो उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया और फिर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया था 1 साल के लिए। लगातार ये आपातकाल बढ़ता जा रहा था। ठीक है, और अपने ही जूनियर को इन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है, तब से वहाँ विद्रोह चल रहा था बड़े पैमाने पर म्यांमार में। इसके विरोध में बड़े पैमाने पर लोग मतलब आ गए सड़कों पर और बहुत हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। तो अब ये कह दिया कि 6 महीने में हम चुनाव कराएंगे, और सूकी जो हैं ये लीडर ये जेल में ही हैं। अब देखना होगा कि ये क्या बाहर आती हैं और क्या ये चुनाव लड़ पाती हैं कि नहीं लड़ पाती हैं। ठीक है, चूँकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है और इंटरनेशनल रिलेशन में जो पड़ोसी है उससे रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब वहाँ पर चुनाव होना है। अब चुनाव कैसा होगा ये बड़ा ही असमंजस की स्थिति है कि किस तरीके से चुनाव होगा, क्योंकि वहाँ जो है ना बड़े पैमाने पर विद्रोही जो हैं उन्होंने बड़े इलाके पर कब्जा किया हुआ है। वहाँ के जो विद्रोही हैं उसको विद्रोही जो फोर्स है उसका नाम है मांडले पीपल्स डिफेंस फोर्स, और बड़े क्षेत्र में सशस्त्र प्रतिरोध कर रहे हैं लगातार। और ओके, तो ये है महत्वपूर्ण बातें जो आपने जाना। और अगर हम कहेंगे म्यांमार की राजधानी कहाँ है तो नेपिडो है। आबादी तकरीबन 5.5 करोड़ के आसपास है। मुद्रा वहाँ पर चलती है म्यांमार क्यात। भाषा वहाँ पर बर्मी बोली जाती है। पड़ोसी देश उसका भारत, बांग्लादेश, चीन, लाओस, थाईलैंड ये सब हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और पसंद आ रहा हो तो
शेयर भी कर दीजिए। अभी तक भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई चैनल को। बहुत ही बेहतरीन और कंटेंट आपके लिए तैयार किया जाता है। कोई बकवास नहीं की जाती है, सीधा सीधा कंटेंट पे ही बातचीत की जाती है, जो करंट अफेयर्स है, जो आपको जानना है कम समय में। तो क्वेश्चन होगा अगला, प्रलय किस तरह की मिसाइल है जिसका लगातार 2 बार परीक्षण हुआ अभी हाल ही में डीआरडीओ ने किया है अब्दुल कलाम द्वीप पर? आंसर क्या होगा? सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। शॉर्ट में इसको SRBM कहते हैं, ठीक है। SRBM का फुल फॉर्म होता है सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ये ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। लगभग 1000 किलोमीटर या उससे कम रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसको शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं आप, वो वीडियो भी दिखा देता हूँ मैं जो ये लॉन्चिंग हुई है। ओके, तो 28 और 29 जुलाई को लगातार 2 दिन ओडिशा के तट पर जो अब्दुल कलाम द्वीप है ना, वहाँ पर इसका सफल परीक्षण किया गया है। ये अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल कह सकते हैं हम। देखिए मैं आपको बताऊं, 2 तरह की मिसाइलें होती हैं, मतलब 2 तरह की मेनली। एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा जो मिसाइल का प्रकार है वो कौन है? क्रूज मिसाइल है, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क क्या है एक बार समझ लीजिए आप। जैसे ये जो है धरती है और यहाँ पर पेड़ पौधे, मकान, घर, ये सब है। तो बैलिस्टिक मिसाइल जब चलेगा और उसका लक्ष्य ये है ना, तो वो पहले आसमान में उड़ेगा और ऐसे जाकर और ऐसे मार करेगा, ठीक है। ये हो गया बैलिस्टिक मिसाइल। और जो क्रूज मिसाइल है ना, वो यहाँ से उड़ेगा, बिल्कुल नज़दीक से ऐसे चलेगा और यहाँ जाके हमला कर देगा। ओके, तो ये होता है बैलिस्टिक इस तरह का, और ये हो गया क्रूज। ओके, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है। अर्ध बैलिस्टिक भी कह सकते हैं, शॉर्ट रेंज की है ये। डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है और 350 से 500 किलोमीटर की शॉर्ट रेंज में ये मार कर सकता है। चूँकि ये ज़रूरी है क्योंकि हमारे पड़ोसी जो है ना, 2 पड़ोसी जो हैं वो लगातार टकराव की कोशिश में रहते हैं। एक तो पाकिस्तान है और दूसरा चीन है, उससे हमारा पिछले ही वक्त टकराव हुआ। तो ऐसे में हमें शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की ज़रूरत है। प्रलय को ख़ास तौर पर LAC और LOC, यानी LAC हो गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि चाइना से लगता है, और LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि पाकिस्तान से है, तो वहाँ पर तैनात करने के लिए इसको विकसित किया गया है। स्वदेशी है और ठोस आधारित ये मिसाइल है। अब एक बार हम लोग देखते हैं, जो ये तो हो गया कि मिसाइल हो गई, लॉन्चिंग टेस्ट वेस्ट हो गया। अब बात करते हैं अब्दुल कलाम द्वीप के बारे में, क्योंकि कई बार प्रश्न आते हैं उससे भी। कहाँ पर है? प्यारा भारत है, ये उड़ीसा है। उड़ीसा के तट पर ही, बंगाल की खाड़ी में, उड़ीसा के तट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर ये है अब्दुल कलाम द्वीप। इसका पुराना नाम ना क्या था? इसका पुराना नाम था व्हीलर द्वीप था, और उड़ीसा के भद्रक जिले में स्थित है। व्हीलर आइलैंड पहले नाम था, बाद में फिर अब्दुल कलाम आइलैंड रख दिया गया। और इसका प्रयोग भारत जो है ना अपने मिसाइल यानी प्रक्षेपास्त्र उसके प्रोग्राम के लिए करता है, इसको परीक्षण केंद्र के तौर पर। इस द्वीप पर अधिकांश मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है, जैसे आकाश हो गया, अग्नि हो गया, ठीक है, ब्रह्मोस प्रहार मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल है, इन सब के और भी तमाम मिसाइलों का परीक्षण यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कनेक्शन के लिए कोई पुल वगैरह नहीं है, बल्कि क्या होता है कि जब मिसाइल को ले जाया जाता है तो यहाँ से फिर जहाज़ के जरिए फिर यहाँ पर या यहाँ पर पहुँचा जाता है, फिर यहाँ लाकर और फिर परीक्षण किया जाता है। छोटा सा हेलीपैड भी वहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपने समझ लिया। मैप के जरिए इसलिए भी हम देते हैं ताकि बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए कंटेंट को, ओके, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत है, बहुत सारा चीज़ होती है, बहुत सारा पढ़ना होता है, तो आप पॉइंट टू पॉइंट जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको पढ़ें, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे सवाल कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स, कि साहब आप किसी क्वेश्चन पे आपने 10 मिनट टाइम दे दिया और किसी क्वेश्चन पे आपने बस 2 मिनट टाइम दिया, तो क्या है स्मार्ट स्टडी का तरीका? क्या है? जिससे ज़्यादा प्रश्न बन सकते हैं, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके अलग अलग आयामों को भी पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए उसमें ज़्यादा वक्त देता हूँ मैं। और जिसमें
बहुत कम वक्त देते हैं, इसका मतलब वो बहुत छोटा प्रश्न है और उसका बहुत सारे, एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं ना। तो जैसे कल का जो करंट अफेयर्स था उसमें हमने जो ट्रेड वॉर है, इसके अलावा अमेरिका के द्वारा जो भारत पर जो टैरिफ लगा दिया गया 25%, तो उसके बारे में बहुत सारे आयामों पर चर्चा की थी, तो वो ज़रूरी था। ठीक है, जो जिस पर कम ध्यान देने की ज़रूरत है तो उसको शॉर्ट में करते हैं। स्मार्ट स्टडी का यही तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा, विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लंग कैंसर डे। आंसर का 1 अगस्त को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? थीम है बाधाओं को तोड़ना, शीघ्र पहचान और समान देखभाल को बढ़ावा देना। ठीक है, फेफड़े का कैंसर है ना बहुत चुनौती बन के आ रहा है और हर साल ये मनाया जाता है दिवस। और फेफड़े के कैंसर की जो प्राथमिक वजह है ना, बहुत सारी वजह होती हैं कैंसर होने के, तो फेफड़े के कैंसर की जो प्राथमिक वजह है वो है तंबाकू का सेवन। 85% फेफड़े का कैंसर उसकी वजह को तंबाकू माना जाता है। तंबाकू चाहे जिस तरह से ले रहे हो, खा रहे हो, या सिगरेट के तौर पर हो, बीड़ी के तौर पर हो, या बहुत सारे आजकल तरीके हो गए उसके तौर पर हो। ठीक है, तो फेफड़े के कैंसर को रोका जा सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि जो स्मोकिंग है, धूम्रपान है, उसको छोड़ देना चाहिए। यहाँ तक कि सेकेंड हैंड स्मोकिंग से भी बचना चाहिए। मतलब कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है तो एकदम उसको कहें कि आप बाहर जाकर ऐसी जगह पर स्मोकिंग करो जहाँ से उसका धुएं का भी जरा सा भी हिस्सा वो ना आए कमरे में। ठीक है, तो सेकेंड हैंड स्मोकिंग से भी बहुत होता है, दिक्कत होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर जो ज़िला है उत्तर प्रदेश में, उसकी पहली महिला जिलाधिकारी कौन बनी है? फर्स्ट वुमेन डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आंसर होगा मेधा रूपम। ठीक है, और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में। अब आप कहेंगे किसी ज़िले के डीएम बन गया तो वो भी क्या हमको पढ़ना पड़ेगा क्या? देखिए, मैं तो ये कहूँगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है किसी का डीएम, चीफ सेक्रेटरी तक भी नहीं पूछा जाता है आमतौर पर। लेकिन अगर कोई पहली या कोई पहला व्यक्ति हो रहा है, पहली महिला है, तो वो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो यहाँ क्या है, नोएडाज फर्स्ट वुमेन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब उस ज़िले में गौतम बुद्ध नगर ज़िला है तो वहाँ पर अभी तक कोई भी महिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं बनी थी और पहली महिला है, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। एक और ख़ास बात है कि CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो कौन है? अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, तो उनकी बेटी भी है ये। ठीक है, CEC's डॉटर इज नोएडाज फर्स्ट वुमेन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये रहा फोटोग्राफ इनका। तो 31 जुलाई को यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने गौतम बुद्ध नगर की पहली महिला जिलाधिकारी इनको नियुक्त किया है। ओके, इनके जो हस्बैंड हैं मनीष बंसल, वो भी अधिकारी हैं, IAS अधिकारी हैं 2014 बैच के। ओके, तो और ये भी 2014 बैच की ही IAS अधिकारी हैं, मेधा रूपम। ये नेशनल राइफल निशानेबाज भी हैं, 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में नेशनल स्टेट रिकॉर्ड भी ये इन्होंने बनाया था। आगरा में जन्म हुआ था इनका, उसके बाद फिर एजुकेशन पूरी केरल में हुई और फिर सेंट स्टीफेंस जो कॉलेज है दिल्ली में, उसमें इकोनॉमिक्स से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फ्रांस और ब्रिटेन के बाद फ़िलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान करने वाला G7 का तीसरा देश कौन बन गया है? आंसर क्या होगा? आंसर है कनाडा। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी, तो उन्होंने 30 जुलाई को इसका ऐलान कर दिया है। और औपचारिक रूप से इसकी घोषणा कब होगी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में सितंबर में ये होगी। और हालांकि इस कदम के बाद अमेरिका ने कनाडा पर 35% का टैरिफ लगा दिया है, 35% का टैरिफ लगा दिया है। एक बार कनाडा भी चलते हैं, मैप के ज़रिए चीज़ों को समझते हैं। प्यारा भारत है अपना, और कनाडा कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका जो महादेश है वहाँ पर है, और ये रहा मैप में कनाडा। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। और ख़ास बात आप देखिए कि G7 के अभी कुछ देशों ने ऐलान कर दिया था, G7 के, जैसे फ्रांस ने भी ऐलान किया हुआ है, ब्रिटेन ने ऐलान किया इससे पहले, और अब कनाडा ने भी ऐलान कर दिया है इसके बारे में।
ठीक है, एक बार मैप के ज़रिए देख लेते हैं जो इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच जो भी चीज़ें चल रही हैं। प्यारा भारत है और ये पश्चिम एशिया, जिसको अमेरिका और यूरोप के लोग जो है ना वो सब इसको क्या कहते हैं, मिडिल ईस्ट कहते हैं। तो वहीं पर ये इज़राइल है। पहले पूरा फ़लस्तीन हुआ करता था सेकेंड वर्ल्ड वार के समय, लेकिन उसके बाद फिर ब्रिटेन ने यहाँ पर नींव डाली इज़राइल की और इज़राइल बढ़ता चला गया। आज जो फ़लस्तीन है वो बस ये और ये हिस्से में ही बचा हुआ है। तो इसको अभी तक मान्यता नहीं है, एक देश नहीं है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में बस वो शामिल हो सकता है लेकिन देश के तौर पर नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य में 7 अगस्त यानी डॉक्टर MS स्वामीनाथन उनकी जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे? आंसर क्या होगा इसका? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने यह ऐलान कर दिया है कि वो मनाएगा। और इनको डॉक्टर MS स्वामीनाथन को एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत बड़ा जो सम्मान के तौर पर माना जाता है। उन्होंने जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो इन्होंने जो काम किया था, जो भारत की का जो कृषि क्रांति है उसमें बड़ा इनका योगदान रहा है। हरित क्रांति कहिए उसको, हरित क्रांति के ये लीडर रहे हैं। गेहूं चावल की जो उच्च उपज यानी बेहतर उपज देने वाली जो किस्में हैं इन्होंने पेश किया। और देश की जो पहले देश क्या था, पहले भारत जो है ना गेहूं चावल ये सब भी आयात करवाता था, अमेरिका से आता था। ठीक है, दूसरों के हम उस पर डिपेंडेंट थे। लेकिन इस हरित क्रांति के बाद इनका जो पूरा प्रयास रहा है, उसके बाद भारत जो है वो एक्सपोर्टर बना अनाज का। ठीक है, इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है इनको। ठीक है, इसके अलावा भारत सरकार ने 2024 में भारत रत्न देने का ऐलान भी किया था। तो यहाँ पर क्या है, सतत कृषि दिवस की बात हो रही है। कुछ और इससे रिलेटेड चीज़ें समझ लें। अगर सवाल हो कि राष्ट्रीय कृषि दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल एग्रीकल्चर डे, तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनकी जयंती पर। और अगर सवाल हो कि इंटरनेशनल एग्रीकल्चर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय कृषि दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 11 जून को। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति ने द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 13 अगस्त 2025 से अगले 6 महीने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है? पहले संसद ने मंजूरी दी, उसके बाद फिर राष्ट्रपति ने भी उस पर मोहर लगा दिया है। आंसर होगा मणिपुर। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, लोकसभा ने पास कर दिया था, उसके बाद फिर राज्यसभा, फिर उसके बाद मतलब मणिपुर में अब बढ़ा दिया गया। एक और मैप के जरिए चलते हैं मणिपुर की ओर। प्यारा भारत है अपना, और ये इस तरफ का जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, पूर्वोत्तर भारत। उसी में ये रेड वाला जो है ना वो है मणिपुर। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन पहले से है। अब फरवरी 2026 तक के लिए राष्ट्रपति शासन जारी रखने की अनुमति संसद और राष्ट्रपति से मिल गई है। बहुत ही अशांत ये राज्य है मणिपुर। यहाँ पर मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में हिंसक तनाव है और पिछले काफ़ी वक्त से यहाँ तनाव बना हुआ है। कानून व्यवस्था पूरी बिगड़ चुकी है, चरमरा चुकी है। यहाँ तक कि पुलिस भी कई सारे क्षेत्रों में नहीं जा सकती है। और फिर राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगाया गया था 13 फरवरी को इसी साल 2025 में। ठीक है, तो उसको अब जो है ना वो 6 महीने की अवधि के लिए उसको बढ़ा दिया गया है। ओके, तो अब ये महत्वपूर्ण बात रही है। वहाँ पर सरकार तो है नहीं अभी क्योंकि राष्ट्रपति शासन है, तो राज्यपाल हैं, उनका नाम क्या है? अजय भल्ला। और राजधानी क्या है? इम्फाल। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। और शार्प लर्निंग ऐप है, ज्वाइन कर सकते हैं आप। और कई सारे मेंबरशिप प्लान हैं और ख़ासतौर पर 72nd BPSC के लिए पूरा फाउंडेशन बैच है। तो ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा। ठीक है, तैयारी शानदार कराई जाएगी आपकी। तो मिलते हैं कल फिर मॉर्निंग को ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। बाय।